दोस्तों, इतिहास की और समाज की सबसे खौफनाक जगह रहती है जेल, जहाँ पे 30 साल एक बंदे ने गुजारे अपने जिंदगी के। वहाँ पे 8 फांसियां देखी, निर्भया रेप केस की और अफजल गुरु हैंगिंग की। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, सुनील गुप्ता जी से। जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और थोड़ा धीरज भी रखिए, पेशेंस रखिए। पूरी की पूरी इंटरव्यू जरूर देखिए, क्या पता आपकी भी जिंदगी बदल सकती है यार, या आपके किसी करीबी इंसान की भी। चलिए तो फिर तो मैं हम्म। शुरुआत इस सवाल से करना चाहता हूँ सर, कि मतलब ये कॉलेज का सवाल रहेगा। जो मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है कि जो जेल इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश में, आपको लगता है कि अब तो आपको क्या लगता है कि वो उसको रिप्लेस करना चाहिए या अबैंडन करना चाहिए? क्या वी नीड समथिंग एल्स, कुछ अलग चाहिए हमको रिसर्च करके? वो सर्व कर रहा हाँ है देखें। पर्पस जेल? हाँ देखें, आपने प्रश्न अच्छा किया है। अ, जेल की अगर कंसेप्ट देखें तो हमारे हिंदुस्तान में जेल की कंसेप्ट जो है बिल्कुल अलग है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में जेलों में जिन प्रिजनर्स को रखा जाता है, या तो उसमें रखा जाते हैं जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनको जेल में रखते हैं, या जो बहुत हीनियस ऑफेंस के होते हैं उनको जेल में रखते हैं। और मोटी मोटी बात है कि जब तक कोई बंदा अंडर ट्रायल्स होता है उसको जेल में नहीं रखा जाता। पर हमारे यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 1350 जेलें हैं हिंदुस्तान में, और उसमें आप लगाएं करीब करीब 75% जो है उसमें अंडर ट्रायल्स हैं और 25% कन्विक्ट हैं। मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो बाहर की स्टेट में चल रहा है, बाहर की कंट्री में चल रहा है, हमारा उससे बिल्कुल रिवर्स है। तो मतलब एक 75 या 70% अंडर ट्रायल्स होना ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस चीज को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दिए हैं, और उसमें ये भी कहा है कि जो छोटे मोटे केसों में होते हैं उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए। पर अगर हम जेलों का अपना जनसंख्या को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर प्रिजनर जो होते हैं, जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, उसमें ज्यादातर जो छोटे मोटे केसों में होते हैं जिनको कि जेल में रखने की जरूरत नहीं होती। उसका नतीजा ये है कि आप देखेंगे जितनी हमारी जेलें हैं सब ओवर क्राउडेड है ना। तो जेलों का जो पर्पज होता है, उसके तीन पर्पज होते हैं किसी को जेल में भेजने के। पहला पर्पज होता है कि वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, तो उसको सोसाइटी से थोड़ा दूर करके रखना। दूसरा उसका होता है कि जो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसको इम्पेक्ट ना करे। और तीसरा होता है उसको रिफॉर्म करना। ये तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक, अगर आप छोटे मोटे केसों में अगर आप उनको जेल में भेजोगे तो उसमें आप उसका रिफॉर्म तो कर नहीं रहे। कोई अगर महीने के लिए जेल में आया, मैं आपको ये इसमें बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जेल की जो पॉपुलेशन होती है उसमें करीब करीब 70% पॉपुलेशन जो है 6 महीने में जेल से निकल जाती है। तो आपने 70% पॉपुलेशन को जो 6 महीने जेल में रखा, तो वो मेरे हिसाब से वो अननेसेसरी होता है, क्योंकि जो सीरियस केसों में होते हैं वो तो 6 महीने में नहीं निकलते। पर जिनको आपने 6 महीने के लिए रखा, तो एक हमारा एक सेटअप ऐसा है, हिंदुस्तान का सेटअप ऐसा है कि जो जेल में रह के आते हैं तो लोग उनको बड़ी हीन भावना से देखते हैं कि देखो ये जेल में रह के आए थे। और उस बंदे में भी हीन भावना आ जाती है कि मैं जेल में रह के आया था। तो जब एक आदमी में हीन भावना आ जाए तो जो एक कॉन्फिडेंस उसको चाहिए सोसाइटी को फेस करने का, वो उसमें नहीं होता। वो रिफॉर्मेशन की तो 6 महीने में आप किसको 6 महीने में जब निकल जाएंगे तो रिफॉर्मेशन वाला तो पर्पज सर्व होता ही नहीं है उसमें। तो इसलिए जेलें जिस पर्पज के लिए बनाई जाती है, रिफॉर्म करने के लिए,
हमारी जेलें उस पर्पस को अचीव नहीं कर रही। इनफैक्ट जैसे आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या ये कोर्टों ने भी कई बार कहा है कि हमारी जेलें जो है स्कूल और कॉलेज बन गई हैं क्राइम के। वो खाली इसीलिए, वो सही सच्ची बात कहते हैं, क्योंकि जब एक आदमी जेल में रह के आएगा तो जो हैबिचुअल जो प्रिजनर होते हैं वो देखते रहते हैं कि उनके मतलब का कौन सा प्रिजनर है। सपोज कोई आदमी बहुत गरीब है पर हट्टा कट्टा है, उसको थोड़ा सा लालच देंगे ये और अपने गैंग में उसको भर्ती कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो बंदा एक एक्सीडेंटली जेल में आया था तो उसको तो आप बिगाड़ के भेज रहे हो। तो इसलिए जेलें जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पर्पस सर्व नहीं कर। अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और छोटे मोटे ऑफेंसेस में तो मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस का मतलब मेरा ये है कि जिसमें 7 साल तक की कैद हो सकती है, अगर उसमें कैद हो जाए, ऐसे आदमियों के लिए बेल जो है वो होनी चाहिए, रूल होनी चाहिए, और जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए। कोई अगर हैबिचुअल प्रिजनर है तो उसको बेशक आप रख दो, बाकी आम प्रिजनर को इसमें नहीं रखना चाहिए। तो जेलें जो आपने मेरे को क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन आपने किया था जेलें जिस पर्पज के लिए बनी है क्या वो उस पर्पज को सर्व कर रही हैं, तो मैं बड़ा फ्रैंकली कहूंगा कि वो उस पर्पज को सर्व नहीं कर। ये सवाल है डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग। डेथ सेंटेंस रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, ये मतलब एक इनफाइनाइट डिबेट है। और आपने तो 8 लोगों को फांसी के फंदे पे जाते हुए देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंट्रोस्पेक्शन क्या कहता है इस चीज के ऊपर? देखिए, मेरा जो 35-36 साल का एक्सपीरियंस है तिहाड़ का, वो ये कहता है कि आप देखें 80% जो पॉपुलेशन जेल की होती है वो गरीब घरों से होती है। गरीब घरों का मतलब ये है कि जिनका मंथली इनकम जो है 8,000 रुपए या उससे कम होती है। 80% पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मिडिल क्लास है या जो अमीर है वो तो जैसे तैसे अपने हथकंडे करके या तो जेल में आता ही नहीं है, अगर आता है तो बेल करवा देते हैं। गरीब आदमी जेल में सड़ता रहता है। ऐसे ही मैंने देखा है जो फांसी वाले प्रिजनर होते हैं। अब मैं फांसी वाले प्रिजनर जो होते हैं या तो वो होते हैं जिनकी कोई बिलीफ अलग होती है, जैसे जो आतंकवादी टाइप होते हैं, या तो वो होते हैं या बहुत गरीब होते हैं। अब जैसे मैं आपको निर्भया के जो जिनको 4 को फांसी लगाई थी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर उसमें उनका वकील अच्छा होता तो उनको फांसी ना लगती। फांसी क्यों लगी? क्योंकि उनका वकील अच्छा नहीं था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें जो है गरीब बंदा ही शिकार होता है इसका। तो इसलिए मेरा बड़ा फर्म ओपिनियन है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखें, सबको पता है कि मर्डर के केस में फांसी की सजा है, पर मर्डर रुक गए हैं क्या? मर्डर नहीं रुके, है कि नहीं। जब आदमी ने करना है तो उसने करना ही है, चाहे लोभ लालच में करे या गुस्से में आगे करे या जिस तरीके से करे वो करते हैं। बेशक उसको पता है कि वो फांसी पे लटक सकता है, पर वो मर्डर करते हैं। ये फांसी की सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह इनको क्या करना चाहिए, जैसे आप विदेशों में देखेंगे, विदेशों में क्या होता है कि वहां पे 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल सजा दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, आप सजा उसकी बढ़ा दो। पर ये फांसी की सजा मुझे लगता नहीं कि लॉजिकल है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि अल्टीमेट इसका जो शिकार जो होते हैं गरीब लोग होते हैं। तो ये फांसी की सजा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में मतलब आप एशिया के लार्जेस्ट प्रिजन में इतने टॉप बड़े ऑफिसर थे, तो वहाँ पे ये कास्ट, रेस, रंग, रीजन, ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस आपने देखे ही रहेंगे, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? और ज़्यादा कौन से लोग जेल में जाते हैं, कौन से तबके समाज के, कौन से लोग, मतलब एससी रहते हैं या मुसलमान रहते हैं या कौन आदिवासी, मतलब क्या? क्योंकि बहुत सवाल लोगों के आते हैं दिमाग में। देखो, इस चीज का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि जो गरीब होते हैं, चाहे किसी भी तबके के हों, चाहे पंडित तबके के हों, चाहे ये गुजर तबके के हों, चाहे जाट तबके के हों, शेड्यूल कास्ट उसके हों, तो गरीब लोग आते हैं। और आपको पता ही है जो झुग्गी झोपड़ी है या दूसरी जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो उसमें SC
ज्यादा होते हैं। तो SC ST OBC ये इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। और बाकी जो लोग हैं, वो लोग जो है अपना बेल वगैरह करवा के निकल जाते हैं। मतलब ज्यादा इसका शिकार जो है मैंने गरीब लोग का है, और गरीब लोगों में SC ST OBC ये होते हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है ना, ये डिफेक्टिव है। इसमें बहुत बड़ी एक कहते हैं ना सर्जरी की जरूरत है। इसकी सर्जरी होगी तभी जाके ये कुछ ठीक हो सकता है। नहीं तो अभी तो आप देखें, बैड से वर्स हो रहा है, डे बाय डे बिगड़ता है। हम्म। ह्यूमन राइट्स के क्या इश्यूज है जेल में आपने देखे थे, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या आपने ऐसा देखा कि कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ? ह्यूमन राइट्स के बारे में आप प्लीज बोलिए। देखिए, ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब होता है? ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि अगर जेल में कोई आया है तो आप उसको गलत तरीके से बात नहीं करोगे, उसको गाली नहीं निकालोगे, है ना, उसकी पिटाई नहीं करोगे। आप उसका जब टाइम आएगा उसको छोड़ दोगे, टाइम आने पे उसको इलीगल डिटेन नहीं करोगे जेल के अंदर, है ना। या उसमें हो जाता है कि आप जो भी रिफॉर्म्स करने के लिए जो भी आपने जो सुविधाएं देनी है आप वो सुविधाएं दोगे, है ना। यही होता है ह्यूमन राइट्स। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक जेल मैनुअल में इसके लिए वो उन्होंने टेक्निक्स दी हुई हैं ताकि किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो। जैसे मैं आपको तिहाड़ का बताऊं, दिल्ली जेलों का बताऊं, दिल्ली में इस टाइम जो है 16 जेलें हैं। 9 जेलें तिहाड़ में है, जो कि तिहाड़ आता है वेस्ट दिल्ली में। उसके बाद एक जेल है रोहिणी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। उसके बाद 6 जेलें हैं मंडौली में, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। तो इन सभी जेलों की जो क्षमता है वो करीब 10,000 कैदी रखने की है, 10,000 बंदी रखने की है। पर 10,000 बंदी जो उनकी क्षमता है उसके खिलाफ करीब 15-16 हजार प्रिजनर जो है एवरेज रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ह्यूमन राइट्स उनका ये वायलेट कर रहे हो कि जहाँ पे एक जने को रहना चाहिए वहां पे आप 2 जनों को रख रहे हो, है कि नहीं। एक जगह है वो जितनी उसमें एक जने को रहना चाहिए, वहां पे 2 बंदों को रख रहे हो। सबसे पहले तो आप उनका ह्यूमन राइट्स ये वायलेट कर रहे हो। और दूसरा, अगर जैसे आप किसी की पिटाई लगाते हो तो हमने एक बैन किया हुआ था। कोई भी अगर प्रिजनर की पिटाई होती है तो हमने उसमें कहा है कि जो उसका ऑफिसर है या जिसने पिटाई की है वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और हमने कईयों के ऊपर एक्शन भी लिया। तीसरा, हमारी कोशिश होती थी कि जिस आदमी की जिस दिन बेल आए वो उसी दिन छूट जाए। और चौथा, हमारी कोशिश होती थी कि जेल में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जिससे कि स्टाफ भी सुधरे और प्रिजनर भी सुधरे। आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे जो मेडिटेशन हम दिखाते हैं, जो हम करवाते हैं, उसमें जैसे आपने श्री श्री रविशंकर का सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग है। एक आपके वहाँ के इगतपुरी के हैं SN गोयंका जी, उनकी है वो विपासना मेडिटेशन, विपसना। उसके बाद तरह तरह की राजयोग है, ये सहज योग है। कई सारी मेडिटेशन है। आर्य समाज वाले आते हैं, वो जेल में आके अपना योगा करवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी NGO के सहयोग से हो रही हैं। और और हम जो स्टाफ है उनको भी एनकरेज करते हैं कि वो भी मेडिटेशन करें। तो जब स्टाफ भी मेडिटेशन करता है, प्रिजनर इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें सद्भाव जो है उनका बढ़ता है, और जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है वो बहुत कम होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि किसी का कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो। और इनफैक्ट आप देखो, इसका फायदा हैबिचुअल प्रिजनर उठाते हैं। हैबिचुअल प्रिजनर क्या करते हैं कि हैबिचुअल प्रिजनर का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर एक से ज्यादा केस चल रहे हैं, एक केस में कन्विक्शन हो चुकी है और उससे ज्यादा उसके ऊपर केस चल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो स्टाफ के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। जैसे झूठी झूठी एप्लीकेशन लगा देंगे कोर्ट के अंदर,
और जो शरीफ ऑफिसर होगा उसके खिलाफ कैदी, मतलब जिस ऑफिसर से उनको खतरा होता है, क्योंकि जो ऑफिसर है जो कैदियों के साथ मिला हुआ है, उनके साथ गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो कभी मुकदमा नहीं लगेगा। और जो शरीफ अफसर होगा उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लगा देंगे कि ये बंदा जेल में टाई लगवाता है, रिश्वत मांगता है, जेल में स्मैक की सप्लाई करता है, नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है, उसके खिलाफ ये चार्ज लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कोर्ट के आगे किसी ने ऐसा मुकदमा डाला है तो कोर्ट नेचुरली उस अफसर से वो मांगेगी, सफाई मांगेगी, और वो सफाई में कहेगा, जो सच्ची बात है वो कहेगा अपनी सफाई में। पर हमारे यहाँ शहरों में ऐसा है कि अगले दिन अखबार में छप जाएगा कि एक बंदी ने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लगाई है और इस ऑफिसर का नाम लिया है कि जेल में स्मैक बिकवाता है, चरस बिकवाता है, पीटता है, पैसे मांगता है। तो आप उसमें लगा लो कि स्टाफ की कितनी बेइज्जती हो जाती है जब अखबारों में आ जाता है, उसके घर वाले शो करते हैं या उसके दोस्त यार जब देखते हैं। जनरली ये जो एप्लीकेशन लगती है, जैसे मैंने पहले बताया, ये लोग सीधे अफसर होते हैं, जो अपराइट ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ ही लगती है। तो इन सब चीजों को हमें बैलेंस बना के चलना होता है। तो बैलेंस बना के चलते हैं कि किसी, ना तो स्टाफ का जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, ना प्रिजनर्स का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो। तो उसको एक, हमें एक उसमें एक कंसर्टेड एफर्ट्स करने पड़ते हैं ताकि ये सद्भावना से जेल जो है चलती रहे। हम्म। जेल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, और अपने बहुत सारे कंट्रीज में से कैसे चेंजेस लाने चाहिए यहाँ के जेल्स में, उसके ऊपर आप बोलिए। हाँ, देखिए, जेल जो होती है, जेल का मतलब होता है सुधार गृह। ठीक है, मतलब आप सुधार रहे हो किसी प्रिजनर को। तो अगर स्टाफ ही सुधरा हुआ नहीं होगा तो कहाँ से सुधारेगा वो? तो हाँ, तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब स्टाफ ही हमारा अनट्रेन्ड है, तो जब अनट्रेन्ड है तो सपोज कोई प्रिजनर भागने की कोशिश कर रहा है, अब उसको कैसे रोकना है जब उसको ट्रेनिंग नहीं होगी? तो वो तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज करेगा जो कि कानून के हिसाब से ठीक नहीं होगी। दूसरा ये है कि इसलिए ट्रेनिंग देना, स्टाफ की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, जो कि जिसकी की बहुत कमी है। खासकर दिल्ली के जेलों में देखें तो ट्रेनिंग की बहुत कमी है, यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपनी कोई है नहीं। दूसरा है कि स्टाफ जो है, स्टाफ की कमी है जेलों में। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन चल रही थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, उसमें बताया गया कि स्टाफ 30% स्टाफ की कमी है। जब 30% स्टाफ की कमी होगी तो उसमें क्या होगा कि जब एक आदमी के पास काम ज्यादा होगा तो नेचुरली गुस्से में आएगा, स्ट्रेसफुल होगा। तो स्ट्रेसफुल होगा तो वो पक्की बात है, वो किसी के ह्यूमन राइट्स या किसी चीज की, जब वो खुद ही परेशान होगा तो दूसरे को परेशानी देगा, क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है। उसके बाद जो होगा वही देगा। अगर उसके पास स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेस देगा, अगर उसके पास खुशी है, शांति है, तो वो शांति और खुशी देगा। तो स्टाफ अगर स्ट्रेस में रहेगा, उसको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम करना पड़ेगा, तो वो ना तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, ना वो प्रिजनर्स के लिए अच्छा है, ना स्टाफ के लिए अच्छा है। तो स्टाफ की जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। फिर तीसरा है, जो मेडिकल सुविधाएं नहीं है। तिहाड़ में तो बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं कि यहाँ पे तो कोई 125 के करीब डॉक्टर्स हैं। पर मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखा था, पूरे हिंदुस्तान में जो है ज्यादातर जेलों में डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर है भी तो वो हफ्ते में एक बार आता है या 2 बार आता है। तो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। देखो, एक आदमी को आपने जुडिशियल कस्टडी में ले लिया या वो स्टेट कस्टडी में है, अब घर में अगर है, चाहे गरीब से गरीब ही है, अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा सकता है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकता है, किसी के पास भी जा सकता है, अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास। पर यहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उसको टाइमली सुविधा नहीं दोगे तो मर भी जाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर में तो ऑलरेडी होता है, जो जेल में जब आता है प्रेशर में तो वैसे ही होता है।
तो जो एक बीमारी बाहर उसको शायद ना लगती पर जेल में आके लग जाती है, इन्फेक्शन से भी काफी बार हो जाता है ये। तो मेडिकल सुविधाएं भी जो है जेल में अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है वो एक एक सकारात्मक एक जेल में माहौल हो। ये जो बड़े घर के करोड़पति जो प्रिजनर्स आते हैं वहाँ पे, वो हेनियस से हेनियस क्राइम करते हैं, लेकिन आराम के साथ निकल जाते हैं जेल से, बेल लेके या कौन से भी लीगल वे से। तो ये क्या कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ये सवाल ना इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये बचपन से बहुत मतलब बहुत लोगों को मैंने पूछा, लेकिन ऐसा कंक्लूडिंग आंसर कभी मिला नहीं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है इसके बारे में? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, सबसे पहले तो सिस्टम को खरीद लेते हैं। सिस्टम को क्या खरीद लिया? पुलिस को खरीद लिया, जुडिशरी के भी उनको खरीद लिया, है कि नहीं? तो जेल को भी जाके खरीद लेते हैं, अगर जेल में चले भी जाएं तो वहां खरीद लेते हैं। उसके बाद इनका क्या होता है कि अगर जेल में इनको रहना भी पड़ गया तो सब चीज तो इन्होंने खरीदी हुई है, तो सारी इनको वीआईपी फैसिलिटी जेल में मिलती रहेंगी। उसके बाद इनका क्या होता है कि ये किसी बड़े वकील को करते हैं। बड़ा वकील तो जो है वो निकलवा ही देगा जैसे तैसे करके, तो बड़ा वकील तो निकलवा ही देगा। तो इसलिए मैंने आपको जो बात बताई थी कि 80% जेल की पॉपुलेशन जो है उसमें गरीब होते हैं। अब आप देखें, ये तो है नहीं कि गरीबी क्राइम करता है, अमीर क्राइम नहीं करते या मिडिल क्लास क्राइम नहीं करता, पर जेल में क्यों नहीं रहते? क्योंकि या तो ये सिस्टम को खरीद लेते हैं या ये वकील अच्छा करके बाहर निकल। जेल में मतलब तिहाड़ जेल हो गया या हिंदुस्तान के अपने भारत के और जेल्स हो गए, तो वहाँ पे फूड, सैनिटेशन, वाटर और मेंटल हेल्थ प्रिजनर्स के और जेल ऑफिशियल्स के भी, तो इसका प्रोपोर्शनेट कैसा है? मतलब इसके ऊपर कैसे ध्यान दिया जाता है? पूरे देश में कैसा देखने को है? आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है इसके ऊपर? देखिए, जहां तक फूड और पानी का वो है, तो पानी तो सब जगह साफ होता है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि पानी के उस पे जो है साफ पानी नहीं था तो इसलिए वो कोई बीमार पड़ गया। खाना भी लगभग अच्छा होता है, पुराने टाइम पे होता था, अंग्रेजों के टाइम पे या पीछे 20-25 साल पहले ये होता था कि खाना ठीक नहीं होता था। जैसे कहते थे दाल है तो दाल नहीं दिखती, सब्जी है तो सब्जी में कीड़े होते हैं। पर अब ये वाली चीजें नहीं, अब आप देखेंगे कई जेलों में तो ये है, उनको हफ्ते भर नहीं खा सकता वो चीज जेल में मिलती है। तिहाड़ का भी खाना देखेंगे, तिहाड़ का भी खाना अच्छा होता है यहाँ पे। हर एक जेल का जितनी भी भारत की जेलें हैं, सभी जेलों का सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वहां का, वो उस जेल का इंस्पेक्शन करता है। महीने 2 महीने में उसका इंस्पेक्शन चलता रहता है। तो जैसे आजकल है ना, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो नीचे अफसर होते हैं बड़े अफसर से डरते नहीं क्योंकि करप्शन बहुत है। पर हर कोई बंदा जो है एग्जीक्यूटिव का जो है वो कोर्ट कचहरी से डरता है। तो जब जज एक जेल को इंस्पेक्शन करने आएगा, तो उसी डर से जो है पानी और जो बातें आपने कही है ना, फूड वगैरह ये अच्छा होता है, उसमें कोई वो नहीं। जहां तक मेडिकल सुविधाओं की बात है, मेडिकल सुविधाएं तिहाड़ में तो अच्छी हैं, यहाँ राउंड दी क्लॉक मेडिकल सुविधाएं हैं। पर और जगह जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नाम की हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कई बहुत जेलों में अपना डॉक्टर ही नहीं है। वहां पे क्या होता है, हफ्ते में 1 या 2 बार जो है डॉक्टर विजिट करता है। और जब गरीब आदमी होते हैं जेल में तो उनका क्या होता है कि वो इतने दबे हुए होते हैं कि अगर उनको तकलीफ होती भी है तो उनको ये होता है कि तकलीफ को सहन कर लो, बानिस्पत की डॉक्टर को बुलाओ। तो उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे जेलों में डेथ्स वगैरह बहुत होती हैं। एक तो आदमी डिप्रेशन में होता है, मेंटल प्रेशर होता है, दूसरा जो है जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग जब पकड़े जाते हैं तो कई सारी बीमारी जैसे टीबी है या और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है उनको। तो उससे फिर ये जेल में जाके और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और जान का खतरा बन जाती हैं। तो इसके लिए मेडिकल सुविधाएं तो जेल में होनी चाहिए। अगर मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, क्योंकि एक बंदा आपकी कस्टडी में, आप हो जैसे, अब हम घर के अगर इंचार्ज, मतलब देखें जेलें क्या होती है, जैसे आप और मैं घर चला रहे हैं,
वैसे ही जो सुपरिटेंडेंट जेल होता है वो माई बाप होता है। तो सारे प्रिजनर जो होते हैं उसके बच्चे के समान होते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चे को जो है मेडिकल सुविधाएं देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, बिल्कुल वही सारी चीजें जो है जेल सुपरिटेंडेंट को अपने कैदियों को देनी होती है। और अगर किसी तरीके से अगर वो नहीं दे पा रहा तो ये उसकी विफलता है, ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है, ये क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है। जेल कमिटी रिपोर्ट, इसके बारे में ऐसा मैंने सुना था कि अगर ये रिपोर्ट जुडिशरी के सामने जब आती है जेल से, किसी बंदे को फांसी देनी है, अगर अगर इसमें कहा गया हो, मतलब जो मैंने सुना है वो बोल रहा हूँ, कहा गया हो कि ये आदमी अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा था जेल में, तो इसको फांसी नहीं देना चाहिए। तो ये क्या ऐसे कानूनी विकल्प रहते हैं, जैसे कि जेल कमेटी रिपोर्ट, जिससे जिसकी वजह से फांसी होने से बच जाता है आदमी लास्ट में? तो इसके ऊपर आपका क्या नॉलेज है, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस देखिए है? क्या होता है कि कई बार जो है कोर्ट जो है, जैसे दिल्ली में तो ये प्रैक्टिस है कि दिल्ली में जब जब भी कोई प्रिजनर अपील लगाता है तो जेल कंडक्ट पूछा जाता है। अगर उसका जेल कंडक्ट अच्छा नहीं होता तो उसका चांस होते हैं कि उसकी अपील जो है रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। तो अब फांसी वाली बात है, फांसी भी कई बार जो है जेल कंडक्ट देख के हाई कोर्ट वगैरह उसको फांसी की सजा को कंफर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी नीचे डिस्ट्रिक्ट जज फांसी देता है तो उस फांसी की सजा को जो है जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करती तब तक वो फांसी की सजा नहीं दे सकते। तो दिल्ली में जैसे है, और जगह भी शायद ऐसा होगा कि वो जेल सुपरिटेंडेंट से जो है उसका पूछते हैं, कंडक्ट पूछते हैं, कंडक्ट अगर अच्छा होता है कई बार फांसी की सजा जो है उसमें लाइफ में कन्वर्ट हो ऐसा कोई प्रिजनर या जेल ऑफिशियल या कौन सा इंसिडेंट जिसने आपकी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल दिया, आपको एज ए इंसान बदल दिया, ऐसा कुछ प्लीज आप शेयर कर दो। जाए। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 8 फांसियां देखी है ना। तो 8 फांसियां देखी हैं कि एक प्रिजनर से जैसे आप कुछ मिनट पहले बात कर रहे हो, कुछ मिनट बाद वो जो है दुनिया में नहीं होता। तो इससे आपका जो है ना लाइफ के बारे में नजरिया जो है काफी बदल जाता है। मतलब लाइफ देखे क्या है, हम जो जी रहे हैं तो वो लाइफ क्या है। खाली एक सांसें जो है अंदर आ रही हैं जा रही हैं, हम जिंदा है। सांसें अगर आपकी किसी ने ले ली, सेकंड में अगर आप सांस चली गई तो आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए मेरा जिंदगी का नजरिया जो है वो ये है कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए। आप जो कुछ करोगे, जो कुछ कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। बताऊं कैसे? आप अगर देखो, ये जिंदगी का असूल है, जो आप सोसाइटी को दोगे वो आपको घूम के मिल जाएगा। मैं किसी के ऊपर अगर किसी के साथ में अच्छा बोल रहा हूँ तो मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मुझे वापस मिल जाना है। अगर मैं किसी को माँ बहन की गाली निकाल के करूंगा तो मुझे भी माँ बहन की गाली जो है पड़ेगी। ये सोच के चलना चाहिए मुझे। भगवान जो है, भगवान का बड़ा कहते हैं ना, भगवान जो है न्यायकारी है। न्यायकारी का मतलब ये होता है कि जो आप करोगे वैसी भरोगे। हम बचपन में भी पढ़ते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप गरीबों की हेल्प कर रहे हो, अगर आप गरीबों की हेल्प कर रहे हो तो भगवान देखना आपको 10 गुना ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। अगर आप रुपए, जैसे आजकल का टाइम है, हर कोई रुपए पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई अपनी पब्लिसिटी के पीछे भाग रहा है, तो उसमें फिर भगवान भी जो है ना उनको फिर तंग करता है। तो इसलिए मेरा जो नजरिया है जिंदगी का, लाइफ के लिए जो नजरिया है वो ये है कि आप हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। आप अगर हर एक के लिए अच्छा सोचोगे, जैसे हमारे संस्कार हैं उसमें कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब आप सबका सुख के बारे में सोचो। तो अगर आप सबके सुख के बारे में सोचोगे तो भगवान आपको देखो आपको सुखी रखेगा ही रखेगा। अगर आप दान वगैरह दोगे तो आप अगर एक हाथ से दान देते हो तो आपको 10 हाथ से भगवान जो है वापस आपको देगा। ये मेरा जिंदगी का नजरिया है। इसलिए अगर आपने जीना है तो अगर आप दूसरों के लिए जियो तो आपका जीना अपने आप ही सार्थक हो जाएगा। एक गाना है ना, मैं आपको बताऊं, अभी एक प्रिजनर था, जब इसको फांसी दी गई तो वो कहने लगा, सुनील गुप्ता जी मैं आपके साथ मिलके गाना गाना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो गाओ। तो उसने आखिरी टाइम पे ये वाला गाना गाया,
अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, ये गाना है ना, बड़ा बादल पिक्चर का बहुत पुराना बॉलीवुड का हिट गाना था ये। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मतलब अपने लिए तो यार जानवर भी जीता है। आप, भगवान ने आपको इंसान बनाया है, तो आप जानवर नहीं हो। आप दूसरों के लिए जियो। अगर आप दूसरों के लिए जियोगे, भगवान आपको, आपका जीना अच्छा कर ही देगा। तो इसलिए आप हमेशा दूसरों के लिए जियो, ताकि जो है आपका जीना अच्छा हो। आप ये सोच के चलो, आप किसी को भी अच्छा व्यवहार दे रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, आप उसको पैसे नहीं दे रहे। ये सब चीज आप अपने आप को दे रहे हो। मतलब ये नहीं कि आप किसी ठग को पैसे दे रहे हो तब ये है। अगर आप किसी को भी भले काम के लिए पैसे दे रहे हो, तो आप देखना आपको मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा और आपका अपना जीवन सुखी हो जाएगा। जुवेनाइल्स के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन था जेल में? जो छोटे बच्चे कुछ भी हीनियस क्राइम करते हैं, वो जब जाते हैं अंदर, तो उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर भी आप प्रकाश डालिए। ना देखिए, मेरा ये सोचना है कि हिंदुस्तान में ना, हमारे यहाँ जुवेनाइल की एज है 18 साल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। आज से कोई 20 साल पहले जुवेनाइल की एज होती थी 14 साल। जुवेनाइल मतलब चिल्ड्रन की उम्र होती थी 14 साल। उसके बाद इन्होंने बढ़ा के ये उम्र 16 साल की, फिर इसकी उम्र बढ़ा के इन्होंने 18 साल कर दी। मेरा ये सोचना है कि देखें, हिंदुस्तान और जो बाहर की कंट्री हैं, जुवेनिलिटी में फर्क होता है। हमारे यहाँ जो है धर्म भीरू जनता है। हमारे यहाँ जनता जो है बड़ी धर्म भीरू है। तो जुवेनाइल है, जब 18 साल का जब बंदा हो जाता है, तो उसमें इतना जोश आ जाता है, इतना जोश होता है उसमें कि किसी तरीके का भी क्राइम कर सकता है वो, चाहे सेक्स क्राइम हो, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटी हो। आप टेररिस्ट एक्टिविटी में देखेंगे माइनॉरिटीज वगैरह में खासकर ऐसा बहुत ज्यादा होता है, धर्म के लिए उनका बहुत ज्यादा होता है। मतलब माइनॉरिटीज का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये देखा है। मैंने सिख टेररिज्म देखा है, दूसरा टेररिज्म देखा है। तो उसमें छोटे छोटे लड़के होते हैं जो मर्डर करके आ जाते हैं, किसी से डरते नहीं, छोटे छोटे लड़के जो ये करते हैं। तो जो मेरा सोचना है, मेरा ये पर्सनल सोचना है, बड़े लोगों का सोचना बड़ा होता है। मेरा ये सोचना है कि हमारे यहाँ जुवेनिलिटी की एज जो है 18 साल नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ 14 साल होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब, अब देखें आप निर्भया वाला केस देखें, निर्भया वाले केस में जो सबसे ज्यादा क्राइम निर्भया के ऊपर किया था वो जुवेनाइल ने किया था। और अगर आप जुवेनाइल डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आप उसमें मतलब आपको एक तरह की सजा तो कोई मिलती नहीं। अगर आपने मर्डर भी किया है और आप जुवेनाइल हैं, तो मैक्सिमम आप 3 साल उसमें रहते हैं, जुवेनाइल होम में रहते हैं। और जुवेनाइल होम में जो रहते हैं वो आपको बिल्कुल एज ऐसे रखते हैं जैसे कि फूल को रखते हैं, वैसे रखते हैं। तो उससे फिर मैंने देखा है ज्यादातर जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, वो जुवेनिलिटी से क्राइम कर रहे होते हैं। उनको पता होता है जेल में क्या है यार, वो तो वो आगे जाके हैबिचुअल प्रिजनर बनते हैं। अगर बचपन से ही हम उनको संभाल लें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना अलग ओपिनियन है। मैं ये कहता हूँ कि ये उम्र जो है 14 साल करनी चाहिए, 16 भी नहीं, 14 साल। तो ताकि उसके ऊपर वाले जो है उनको जो है ये जेल में भेजे, ना कि जुवेनाइल। मेरा अलग सोचना है। तो बाकी ये है कि जुवेनाइल को जेल में तो भेज नहीं सकते, तो उनको जेल में मत भेजो। आप जो 14 साल से नीचे उसको आप जुवेनाइल होम में भेजो, वहां पे जाके उनको सुधारो। वो हमारे देश की जो ये कानून व्यवस्था है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर हम नहीं करते, तो अब देखो जैसे चल रहा है, फिर चल ही रहा है वहां पे। तो कोई सिस्टम हमारा ठीक चल ही नहीं रहा। हम्म। आपने सबसे हीनियस से हीनियस क्राइम्स के लोगों को देखा है जो अंदर थे प्रिजन में, तो हम्म। उनकी मानसिकता क्या रहती है? मतलब रेप वाला हो गया, मर्डर वाला वाला हो गया, टेररिस्ट हो गया, एक क्या मानसिकता रहती है? ऐसा कुछ गलत सही का उनको समझ नहीं आता है उसी मूवमेंट ऑफ हिट मूवमेंट में। देखिए, क्या हाँ आपका हाँ, ऑब्जर्वेशन वो है? देखें क्या होता है कि मर्डर, देखो कई मर्डर तो ऐसे होते हैं कि किसी बहन को कोई छेड़ रहा है, तो नेचुरली जब उसके पास अगर कोई भी चीज है तो उठा के मारेगा, ईंट मार देगा। अगर उससे मर जाता है वो, तो अब वो क्रिमिनल तो है नहीं, पर उसको आपने ऐसे हालात पैदा उसके लिए कर दिए थे कि उसको मर्डर, अगर कोई भी उसकी जगह होता तो मर्डर करता ही करता। नंबर एक, ऐसे क्राइम जो होते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे क्राइम को जो है कभी भी मतलब ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए।
पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है कि मर्डर का अगर क्राइम है तो उसमें या तो उम्र कैद है या जो है डेथ सेंटेंस है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमें इसमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि अगर किसी ने जैसे मैंने आपको बताया, बहन को उसकी छेड़ा है, किसी ने गाली निकाल दी किसी को, या किसी ने किसी के घर पहुंच गया मारने के लिए और उसने उसको मार दिया अपनी रक्षा के लिए, तो ऐसे केसों में ज्यादा देर जेल में नहीं रखना चाहिए। तो ये बाकी जो है, जो हीनियस ऑफेंडर होते हैं उनका क्या होता है कि वो जैसे आपने रेप वाली बात कही है, रेप वाले जो होते हैं प्रिजनर, वो जनरली लड़की को तो जानते होते हैं जो वो करते हैं, पर वो जेल रूल्स को वायलेट नहीं करते हैं, कभी भी जेल डिसिप्लिन को वो नहीं करते। जो मर्डर वाले होते हैं उसमें जो हैबिचुअल होते हैं, जो मर्डर वाले, वो जेल स्टाफ को भी डरा के रखते हैं और सिस्टम को भी डरा के रखते हैं। टेररिस्ट वायलेंस वाले होते हैं वो तो खतरनाक होते ही हैं, कभी भी भाग सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको तीन टाइप के बताए हैं लोग, जो ये जो मर्डर होते हैं, मर्डर के साथ अगर हैबिचुअली साथ हैं वो तो खतरनाक होते ही हैं, क्योंकि वो उनका बार बार ये होता है, अगर उन्हें जेल स्टाफ को भी डराना होता है तो ये कहते हैं कि हम कोई कुत्ता बिल्ला मार के तो आए नहीं है, हम इंसान मार के आए हैं जेल, तो उससे जेल स्टाफ को भी डराते हैं वो, जो हैबिचुअल होते हैं। बाकी जनरली जो है जो हमारे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जनरली जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो लिखत पढ़त काम में तो रेप वालों का दिमाग तेज होता है, ये मेरा अपना सोचना है। और जहां तक ये सिक्योरिटी वगैरह, जेल की सिक्योरिटी करनी होती है, उसके लिए मर्डर वाले बेस्ट होते हैं, जेल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं वो। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मेरा एक्सपीरियंस है, कोई मैंने किताब वगैरह में नहीं देखा। क्योंकि क्या होता है देखें कि जेल चलाने में अगर प्रिजनर जेल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हेल्प नहीं करते तो जेल हमारी 1 घंटा भी नहीं चल सकती, 1 घंटा भी। तो प्रिजनर हमें काफी हेल्प करते हैं, जैसे अगर सपोज दो प्रिजनर आपस में झगड़ रहे हैं या दो ग्रुप आपस में झगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जेल वाले जब तक आएंगे उससे पहले ही प्रिजनर ही कंट्रोल कर लेते हैं, जो मर्डर वाले होते हैं यही कंट्रोल कर लेते हैं, हालात को ये कंट्रोल कर लेते हैं। लिखत पढ़त का काम जैसे मैंने बताया आपको, रेपिस्ट वगैरह होते हैं, इनको जनरली इनका दिमाग तेज होता है और इनको टाइप वगैरह करनी भी आती होती है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। और बाकी जो टेररिस्ट होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, जो आतंकवादी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो लास्ट का मतलब ये सेकेंड लास्ट सवाल है, उसके बाद लास्ट सवाल और उसके बाद हम रैप अप कर देंगे। हाँ। ये सवाल ये ऐसे मतलब दो सवाल है अभी, ये सेकेंड लास्ट, तो इसमें से आप कौन सा एक सवाल जवाब दे सकते हो। एक सवाल ऐसा है कि आपके लाइफ का मतलब आप किसको सॉरी या थैंक यू बोलना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, हम्म। और उसके साथ आपका लाइफ में ये स्पिरिचुअलिटी ने क्या रोल प्ले किया, इस दोनों में से कौन सा एक सवाल का आप जवाब दे सकते हो। नहीं, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ कि देखें क्या होता दीजिए है कि दीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे देखो लाइफ में अगर आप जेल की नौकरी कर रहे हो या पुलिस की नौकरी कर रहे हो, तो आपको जो सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए वो अपने परिवार का करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जेल में 10 घंटे 15 घंटे लगा रहे हो तो आपका परिवार सफर करता है, आपके बच्चे सफर करते हैं, आपकी वाइफ सफर करती है ना। और आप घर में भी आते हो, सोने के लिए आते हो, और उसमें भी आप परेशान रहते हो कि जेल में कोई मर ना जाए, जेल में कोई वायलेंस ना हो जाए, या जेल में कोई और चीज ना हो जो भाग ना जाए, या कुछ भी, मतलब आप सोचते रहते हो। तो सबसे पहला धन्यवाद तो आपको अपने परिवार का करना चाहिए। भगवान का तो करना ही चाहिए, भगवान का तो सब जगह है, कि भगवान का तो आप सुबह शाम आप देखोगे कि जो पुलिस के लोग होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं। आप थाने में भी जाओगे ना तो पीछे भगवानों की फोटो लगी होगी, शिव भगवान की होगी, हनुमान जी की होगी, बड़े रिलीजियस होते हैं। ऐसे ही प्रिजनर जब जेल में आते हैं तो जिसने बाहर कभी किसी भगवान की पूजा नहीं की होती, जेल में आकर बड़े रिलीजियस हो जाते हैं, भगवानों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, और नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, तो ये होता है, बड़े स्पिरिट वो हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। बाकी इसमें स्पिरिचुअलिटी का जो रोल है, जो मैंने आप पहले भी बताया कि जेल स्टाफ जिसने ये मेडिटेशन वगैरह कर ली या जो भगवान से डरता है, तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि जेल रिफॉर्म्स में भी इसका बड़ा रोल है, और प्रिजनर्स का दिमाग ठंडा करने के लिए, स्टाफ का दिमाग
ठंडा रखने के लिए भी एक बैलेंस तरीके से आप चल रहे हो, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा रोल है, और स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए। तो ये लास्ट सवाल है सर, आपको कुछ मुझे सवाल है क्या, कुछ पूछना है सवाल? नहीं, मेरा ये है कि देखें, आपको सबको संदेश ये देना चाहिए कि हमारे यहाँ होता है कि जब कोई जेल में रह के आता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी उसको हीन भावना से देखना शुरू कर देती है, उसको काम नहीं देती है। अगर एक आदमी बाहर मैकेनिक होता है, अच्छा मैकेनिक है, अगर वो जेल से रह के चला गया तो पहले तो आप काम नहीं दोगे उसको, कि कहेंगे जेल में रह के आया। और दूसरा, अगर आपने काम दे भी दिया तो उसकी उतनी पगार नहीं दोगे जितनी कि बाहर उसको पहले मिलती थी। तो एक तो हमें सोसाइटी को जो है दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े इसमें डेवलप्ड देशों में जाएंगे, वहां पे क्या है कि सोसाइटी का जो रुख है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है, जो जेल से छूट के आते हैं। पर हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कोई मर्डर के केस में अगर जेल में रह के हम लोग डरना शुरू कर देते हैं उससे। जब हम डरेंगे तो वो और ज्यादा दादा बन जाता है ना, और ज्यादा क्राइम करता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें उसके लिए प्यार रखना है, और उसको प्यार से अपने उसमें लेके साथ चलना है। तो उससे जो है एक हम बड़ी सभ्य सोसाइटी का को डेवलप कर रहे हैं। और साथ के साथ जो एक अपनी राह से भटक गया था, जो जेल में चला गया था, उसको भी हम रास्ते में लाने के उसको रास्ते में लाने के लिए, एक यूजफुल सिटीजन बनाने के लिए हम कर सकते हैं। अपना एक कर्तव्य है जो हमारा, एक ऑर्डिनरी सिटीजन का जो कर्तव्य होता है वो हम कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ क्योंकि उल्टा ये होने की वजह से, नेगेटिव रुख होने की वजह से, हम उसको क्रिमिनल बना देते हैं। एक बंदा ठीक ठाक भी होता है उसको भी हम क्रिमिनल बना देते हैं, जिससे कि पूरा समाज हमारा जो है वो एक एंडेंजर होता है। तो हमारे को एक रुख अपना पॉजिटिव रुख रखना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम हर एक को सुधार सकते हैं। और वो तो आपके साथ ही रह रहा है, अगर जेल में किसी परिस्थिति में रह भी आया तो वो गरीब है इसलिए रह के आया, तो आप उसके लिए सिंपैथी रखें, उसके लिए आप प्यार रखें, तो तभी आप एक सभ्य समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अंतिम में जाते-जाते मैं आपको आग्रह करूँगा कि आपकी जो न्यू लेटेस्ट किताब है, वो है ब्लैक वारंट, जो आपने लिखी है, और सुमित्रा जी ने भी लिखी है, जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। तो क्या कुछ थोड़ा बहुत उस किताब के बारे में बोल दीजिए। देखिए, जो ब्लैक ओरेंट किताब है वो मेरे जो जेल के एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं यही बातें मैंने उस किताब में लिखी हुई हैं। और उसका नाम ब्लैक वारंट इसलिए है क्योंकि मैंने 8 फांसियां देखी थी। जब भी किसी को फांसी दी जाती है उससे पहले जो है एक ब्लैक वारंट इशू करती है कोर्ट। उसी ब्लैक वारंट के उसमें जो है उसको फांसी दी जाती है। ब्लैक वारंट में लिखा होता है इसको इतने बज के इतने मिनट पे इतनी तारीख को जो है फांसी दे दो, जेल सुप्रीम को कहा होता है। उसको ब्लैक वारंट कहते हैं। क्योंकि मैंने 8 फांसियां देखी थी और 8 फांसियों का मैंने उसमें विवरण दिया हुआ है, तो इसलिए उस किताब का नाम रखा ब्लैक वारंट। उसके अलावा मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो जेल का एक जो जेल में काम करने वाला होता है उसको कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं जो कि जेल में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या आगे इंस्पेक्टर या ऊंचे उस पे होती हैं, पर उनको उनके बराबर का जो है मेल नहीं मिलता। मतलब पार्टनर उनको उनके स्टैंडर्ड का नहीं मिलता। क्योंकि हमारे एक मिडिल क्लास में होता है कि अगर कोई पुलिस है या वकील है या ये मिलिट्री में है तो हम लोग उधर वो करते नहीं, अनलेस कि किसी का फादर या पेरेंट्स या कोई अपना पुलिस में है या मिलिट्री में है, तब तो उनको अच्छा एक वो मिल जाता है। नहीं तो इनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कैसे हमारे यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां थी, पर उनका जब मैं वो देखता था, पार्टनर देखता था, उनका वो पार्टनर इतने अच्छे नहीं होते थे। ऐसे ही मैंने मेल स्टाफ के बारे में लिखा था कि उनको भी जो उनकी पार्टनर जो मिली, जो उनकी फीमेल पार्टनर थी, उसका वो क्योंकि कोई भी उनसे रिश्ता नहीं करना चाहता, तो उनको भी कोई उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिली। ये खाली इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी का नेगेटिव रुख है पुलिस के लिए, जेल के लिए, मिलिट्री सर्विसेज के लिए, ऐसे नेगेटिव रुख है।
तो हमें नेगेटिव रुख नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो 10 गुना बढ़ के वो पॉजिटिव होके निकलेगा, और एक हमारा समाज जो है, एक समाज में प्यार बढ़ेगा, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये चीज मैंने उसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबका अलविदा लेता हूँ, और सर का फिर से बहुत धन्यवाद कि सर यहाँ पे आए, उनका बहुत मूल्यवान वक्त दिया वामन मैटर्स के लिए और लोगों के लिए भी। तो सर आप ऐसे ज़िंदगी में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत लोगों की और ज़िंदगी आप बदले। आप अब तो आप रिटायर हो चुके, और कुछ बढ़िया कीजिए, ऐसे मैं आग्रह करूँगा, और लोगों को भी कहूँगा कि इनसे इंस्पिरेशन ले, कुछ अच्छा कीजिए समाज में। और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं ये एपिसोड। और इनकी किताब प्लीज़ सब लोग ने खरीद लेना, बहुत बढ़िया किताब है, द ब्लैक वारंट इन्होंने लिखी और सुनेत्रा मैम ने भी लिखी है। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए थैंक यू, अब आपने मुझे हाँ बुलाया। हाँ हाँ और मैं आपको हाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जो मेरी हाँ। किताब ब्लैक वारंट है, हम्म। वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी ऐसे ये है ऐसी साइट है, हम्म। सब पे अवेलेबल है। हम्म। तो इसको पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि जेल सिस्टम कैसे काम करता है। धन्यवाद आपका। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।